हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। हाल ही में एक वेब सीरीज जो है वो लॉन्च हुई है नेटफ्लिक्स पर, IC-814। इस वेब सीरीज में कांदार हाईजैक जो कि 1999 में इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को हाईजैक कर लिया गया था, उसकी सच्ची घटना पर आधारित है। और इस वेब सीरीज के रिलीज होने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक नया विवाद शुरू हो गया है कि इनमें जिन हाईजैकर्स की बात की गई है, जिन टेररिस्टों की बात की गई है, उनके नाम जो है हिंदू हैं। खासकर दो नाम, भोला और शंकर, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ रही है कि फिल्म मेकर्स ने जानबूझकर हिंदू नामों का इस्तेमाल किया है ताकि पब्लिसिटी हासिल की जा सके। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर कांदार हाईजैक की कहानी क्या थी, कैसे इस प्लेन को हाईजैक किया गया और किस तरीके से भारतीय एजेंसियां इसमें फेल हुई और इतनी बुरी तरीके से फेल हुई कि जिसका भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। कांदार हाईजैक का ही भुगतान था संसद भवन पर 2001 में अटैक। कांदार हाईजैक का ही भुगतान था 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला। और कांदार हाईजैक का ही परिणाम था आपका 40 सीआरपीएफ के जवान जो जम्मू में शहीद हुए, जो बस को उड़ा दिया गया बम ब्लास्ट करके। ये उसी का भुगतान था जिसको हम आज तक करते चले आ रहे हैं, आज तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कांदार का हाईजैक हुआ कैसे, फिर आपको समझ में आएगा कि इन टेररिस्टों के जो हिंदू नाम है वो क्यों दिए गए हैं और आखिर इन फिल्म मेकरों की जो सोच है वो इस फिल्म में किस तरीके से काम करती है। वेब सीरीज है, ये फिल्म नहीं कहिएगा, लेकिन ऑलमोस्ट सब लोग फिल्म मेकर तो हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो कांदार हाईजैक है इसकी जो कहानी है वो 24 दिसंबर 1999 से शुरू होती है। ठीक है, 24 दिसंबर 1999 को हम लोग इसलिए याद रखें कि वो साल है जिस साल में पाकिस्तान को कारगिल में भारत धूल चटा चुका था। दुनिया की एक ऐसी लड़ाई जिसमें पूरे विश्व को यह विश्वास था कि भारत ये युद्ध हार जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी ऊंचाई पर जंग लड़ रहा है, उनकी आर्मी भारी पड़ेगी पाकिस्तान की फौज पर। लेकिन वहां वो फोर्स और भारतीय एयरफोर्स ने वो करके दिखाया जिस पर दुनिया को शायद विश्वास नहीं हो रहा था। और उनमें पाकिस्तान की भी कुछ एजेंसियां थी जिनको ये हजम नहीं हो पा रहा था कि आखिर भारत ने कैसा कर दिया। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल को जीता और उसके बाद जब पाकिस्तान अपने मंसूबों में फेल हुआ तो उनकी खुफिया एजेंसी ISI ने यह प्लान तैयार किया कि काठमांडू से भारत की जो फ्लाइट है उसको हाईजैक किया जाएगा। इस हाईजैक में जो संगठन को हाईजैक की जिम्मेदारी थी वो हरकत उल मुजाहिदीन था। अजीत डोभाल जो कि इस समय हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका यह मानना था कि ISI लगातार इन हाईजैकर्स के कांटेक्ट में था, इनको डायरेक्शंस दे रहा था, इनको सुरक्षा की गारंटी दे रहा था कि आपका जो एग्जिट है, ये आपका काम जो हो जाएगा, टारगेट पूरा हो जाएगा तो आपको सकुशल वापस बुलाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा था। ये कहानी कैसे शुरू होती है? कहानी शुरू होती है काठमांडू से, नेपाल से। नेपाल को ही इन्होंने क्यों चुना? क्योंकि नेपाल में ही दाऊद इब्राहिम के कुछ नेटवर्क के जरिए इन लोगों को कुछ लूज फोल मिले काठमांडू एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर। और काठमांडू एयरपोर्ट की वो सुरक्षा व्यवस्था के वीक पॉइंट्स को जानकर ही वो काठमांडू एयरबेस में एंटर हुए। उन्होंने फर्जी तरीके से जो है एयरपोर्ट में एंटर किया, वेपन्स के साथ उन्होंने एंटर कर लिया और वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज को पता भी नहीं चला। किसी भी सिक्योरिटी पर्सन के इन्वॉल्व होने की सूचना, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्या किसी सिक्योरिटी पर्सन की वजह से ये लोग एंटर कर गए या फिर कुछ और था। लेकिन हाँ, ये एंटर कर चुके थे, इनके पास कोई बहुत बड़े हथियार नहीं थे, चाकू वगैरह थे, कुछ वेपन्स भी थे इनके पास, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन काठमांडू से इस फ्लाइट को आना था दिल्ली, 5 बजे की ये फ्लाइट थी शाम की, तो 5 दिल्ली आना था, लेकिन दिल्ली ये फ्लाइट नहीं आई। दिल्ली से सीधा इस फ्लाइट को रास्ते में ही हाईजैक करने का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है जब सारे यात्री खाना पीना खाने की तैयारी में थे। प्लेन जो जिस कंपनी का था, इंडियन एयरलाइंस का ही था, तो उनकी तरफ से खाना फ्लाइट में आपको पता है दिया जाता है नाश्ते के तौर पर या खाने के तौर पर। तो आया तो सब लोगों से खाना छीन छीन कर इन लोगों ने फेंक दिया और प्लेन को हाईजैक करने का अनाउंसमेंट कर दिया। हाईजैक करने के बाद इस प्लेन को जो है वो
दिल्ली आना था, लेकिन दिल्ली की जगह इसको लाहौर जो है वो ले जाया गया, लाहौर ले जाया गया। इस कैप्टन देवी प्रसाद इसको उड़ा रहे थे फ्लाइट को, इसके कैप्टन थे, उनको गन पॉइंट पर रखा गया, इनके पास एक पिस्टल थी, गन पॉइंट पर रखा गया और उनको जबरदस्ती फोर्स किया गया कि हम सबको मार देंगे इनको अगर आप ये नहीं करोगे तो। वो भी मजबूर थे, उन्होंने जो उचित समझा, उनके दिमाग ने उस समय घबराहट में जो डिसीजंस लिए, तो सीधा लाहौर ले गए इस फ्लाइट को। लेकिन लाहौर में इस फ्लाइट को उतरने की परमिशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं दी गई, क्योंकि पाकिस्तान भी ये जानता था कि अगर ये फ्लाइट यहाँ उतरी और कुछ भी विवाद हुआ तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं है, हो सकता है कि बार कारगिल में मारा फिर भारत हमला कर दे। और अपने आप को साफ दिखाने के लिए कि हमारा इस भाई इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, हमारी एजेंसीज का कोई भागीदारी नहीं, देखो हम तो मना कर रहे हैं जहाज को यहाँ आने से, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का एक जाल था जिसमें धीरे धीरे करके भारत फंसता चला जा रहा। आना था फ्लाइट को लाहौर, लेकिन लाहौर नहीं हुआ। लाहौर के बाद कई जगह इन्होंने प्रयास किए कि इस फ्लाइट को कहीं उतारा जाए, लेकिन कहीं भी परमिशन नहीं मिली। लगातार फ्यूल इस जहाज का खत्म हो रहा था, उनके कैप्टन लगातार आतंकवादियों से कह रहे थे कि जहाज क्रैश कर जाएगा अगर आप इन पर फ्यूल नहीं डलवाओगे, इस जहाज को कहीं ना कहीं लैंड कराइए नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये सब आतंकवादियों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वास्तव में उनको सिचुएशन पता लगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है अमृतसर में लैंड कराओ। और अमृतसर में लैंड होने की सूचना जैसे पहुंची, फ्लाइट लाहौर से वापस अमृतसर की तरफ आई, तो भारतीय एजेंसियों के पास एक अच्छा मौका था कि लाहौर में अब फ्लाइट लैंड करने वाली है, तो पूरी तरीके से इंडियन माहौल, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का कब्जा, तो अब इस जहाज को कैसे भी करके यहां से वापस उड़ान न भरने दी जाए, इन हाईजैकर्स को यहीं पकड़ा जाए। ऐसी तैयारी थी सेंट्रल एजेंसीज की, ऐसी तैयारी कुछ एनएसजी को दिए गए निर्देश कि आप कुछ प्लान तैयार कीजिए। लेकिन इससे भी गजब बात तब हुई जब पंजाब के पुलिस कमिश्नर को यह सूचना दी गई कि प्लेन हाईजैक हो गया है और अमृतसर लैंड करने वाला, और यह सूचना कुछ मिनटों पहले या कुछ कहें घंटों पहले थी। उन्होंने खुद ये कहा है कि मुझे 1 घंटे पहले न्यूज के माध्यम से पता चला कि कोई जहाज हाईजैक कर लिया गया है, और उसके कुछ देर बाद ही मुझे सूचना मिली कि वो अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था और भारतीय एजेंसियों के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। एयरपोर्ट अथॉरिटीज अपने हिसाब से काम कर रही थी, सेंट्रल एजेंसीज अपने हिसाब से काम कर रही थी, स्टेट अथॉरिटीज को इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि क्या होने जा रहा है, क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तभी एक योजना बनाई गई कि तेल भरने के बहाने इस जहाज में, तेल के टैंकरों में पंजाब पुलिस की स्पेशल फोर्स के जवानों को भेजा जाए, उनके अधिकारियों को भेजा जाए, और फिर यहां कुछ काउंटर इनके ऊपर किया जाए ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। लेकिन फिर वापस सेंट्रल एजेंसीज की एक इंफॉर्मेशन आती है कि ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए कि इसके पास जाकर इसके जहाज के टायरों को पंचर कर दीजिए ताकि उड़ान न भर पाए, क्योंकि ये टेररिस्ट फोर्स बनाएंगे पायलट के ऊपर कि आप उड़ाइए, टैंक में जितना फ्यूल है उसी से उड़ाइए, आप जहाज गिरेगा गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि अमृतसर के पास जब गाड़ी जा रही थी एयरपोर्ट पर अपना तेल लेकर, उस ड्राइवर को भी इन्होंने पुख्ता इंतजाम के साथ कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे। ये बेवकूफी ही थी भारतीय एजेंसियों की, इसको कोई प्री प्लान्ड चीज नहीं कहेंगे। एनएसजी प्लान बना ही रही थी, एनएसजी जब तक अपना कोई प्लान तैयार कर पाती उतनी देर में तो सारा खेल हो गया था। इस टैंकर को भेजा गया, जाइए प्लेन पे, आप ऐसा कीजिए कि इसके पास जाइए और तेल डालने के बहाने आप उतरोगे, सब कुछ करोगे, फ्यूल टैंक कनेक्ट करोगे, सब करोगे, ऐसे मौका देखकर आप जो है सुआ लगा देना टायरों में और काम हो जाएगा। लेकिन टैंकर पहले तेजी से चलता है, तेजी के बाद टैंकर मालिक को लगता है कि ऐसा नहीं हो कि हम लोग तो समझे कि भाई ये कुछ गड़बड़ करने पा रहे हैं, इतनी तेजी से कैसे आ रहे हैं, टैंकर को ढीला कर दीजिए। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट इम्पैक्ट टेररिस्टों पर पड़ा। उनको लगा कि यार पहले तो टैंकर बहुत तेजी से आ रहा था, अब ये टैंकर जो है स्लो हो गया है, एकदम रुक कर आ रहा है। उन्होंने पायलट को फिर गन उसकी कनपट्टी पर रखी और कहा उड़ाओ इस जहाज को। वन का फ्यूल बहुत कम है, हम लोग मारे जाएंगे, उड़ाओ तुम जहाज को, जितना फ्यूल हो टैंकर को टक्कर मारो, जो भी करो उड़ाओ, लेकिन नहीं तो हम इस सबको मार देंगे।
मजबूरी में जो देवी प्रसाद थे, इसके पायलट थे, उन्होंने जहाज को उड़ाया और फिर से टैंकर से बाल बाल ये जहाज बचा और फिर से ये उड़ान जो है लाहौर की तरफ गई। लाहौर एयरपोर्ट पर फिर मना कर दिया गया कि आपकी फ्लाइट को यहां लैंड करने की कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन काफी कुछ मशक्कत के बाद जब पायलट ने वहां कोऑर्डिनेट किया तो उसने बताया कि हम क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका है और हम पाकिस्तान के एक हाईवे के ऊपर क्रैश लैंडिंग कर रहे हैं, यानी कि जहाज को क्रैश करा रहे हैं और इसमें सारे यात्री जो है वो हो सकता है कि मारे जाएं क्योंकि हाईवे पर लैंडिंग उतनी सुरक्षित नहीं होती है सिविल जहाजों की, खासकर वायुसेना के जहाज फिर भी कई हद तक बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सिविल जहाज इतने बड़े यात्रियों के साथ क्रैश हो जाए पाकिस्तान में, ये भी थी। फाइनली पाकिस्तान ने परमिशन दे दी, लैंड कर गया जहाज। पाकिस्तान का यह मानना था कि भारत के साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। पाकिस्तानी एजेंसीज ने भारत को यह इंफॉर्मेशन दी कि जहाज हमारे यहां लैंड कर चुका है और पाकिस्तान ने बताया कि हमारे कमांडोज ने इस जहाज को चारों तरफ से घेर लिया है, एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद कर दी गई हैं ताकि यह जहाज दोबारा उड़ान न भरे। भारतीय एजेंसियों ने भी ये कहा कि इस जहाज को आप वापस मत उड़ने दीजिएगा, कैसे भी करके आप इसको यहाँ काउंटर करने में हमारी मदद कीजिए। पाकिस्तान की एजेंसियों ने मदद का बहाना तो बनाया क्योंकि प्लान तो सब कुछ उन्हीं का था। उन्होंने भारत को विश्वास दिलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ समय बाद ही सूचना मिलती है कि जहाज वहां से उड़ान भर चुका है। भारत इस बात से बेहद गुस्सा था कि जब सारी लाइटें बंद थी, कमांडो दस्ते आपके मौजूद थे, पूरे जहाज को घेर लिया गया था, ऐसी सूचना आपने हमें दी, उसके बावजूद एक प्लेन कैसे निकल गया आपके हाथ से। यहां भी भारत फेल हुआ। सबसे बड़ी गलती भारत से अमृतसर में हुई, जहां बिना किसी कोऑर्डिनेशन के काम किया गया, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में हमारी एजेंसी काम कर पाई, उसकी वजह से पूरा फंसा। उसके बाद इस जहाज को कई अन्य जगह लैंड, ओमान तक लैंड कराने के प्रयास किए, नहीं हुआ। फाइनली दुबई में इस जहाज को लैंड कराया गया और वहां कुछ नेगोशिएशंस हुई और कुछ नेगोशिएशन के बाद 26 यात्रियों को जो है वो छोड़ दिया गया। ये 26 यात्रियों को छोड़ दिया गया, 26 यात्रियों को छोड़ दिया गया था। इस बीच में इन लोगों ने कई लोगों को मारने के प्रयास भी किए थे, जिसमें एक व्यक्ति थे आपके रिपिन कटियाल। इनकी ये हनीमून, काठमांडू गए थे हनीमून के लिए और ये और इनकी वाइफ वहां थी। इनको इस प्लेन के अंदर ये मार दिया गया था। 4 से 5 दिन तक इनकी डेड बॉडी जो है उसी प्लेन में रही, जब तक ये प्लेन हाईजैक रहा था। लगभग 7 दिन कुछ घंटों में ये प्लेन जो है वो हाईजैक से छूटा था। लेकिन यहां खत्म होने के बाद, दुबई में खत्म होने के बाद इसको वापस ये लोग ले गए। 26 लोगों को यहां बड़े नेगोशिएशन के बाद छोड़ा और वापस ये ले गए कांधार। अब कांधार में 1999 का समय है, आपको पता होगा, सरकार थी तालिबान की। अब तालिबान ने ये क्लियर कट मना कर दिया था कि देखो भाई, हम किसी भी भारतीय सुरक्षा एजेंसी को यहां किसी तरीके का कोई ऑपरेशन नहीं करने देंगे। हाँ, हम लोग आपकी मदद करेंगे बातचीत करने के लिए। यानी कि उन लोगों की भी इच्छा थी कि ये टेररिस्टों को छुड़ाया जाएगा इनके माध्यम से, तो तालिबान उसमें एक तरीके से मदद कर रहा था, लेकिन वो मीडिएटर बनने की दुनिया को दिखा रहा था कि हम मीडिएटर हैं, भारत को बचाएं। उस समय तालिबान के साथ भारत गवर्नमेंट के कोई कांटेक्ट नहीं थे। तालिबान को भारत सरकार जो मान्यता नहीं देती थी, अभी भी नहीं देती है। तो इसलिए पाकिस्तान से हमारे हाई कमिश्नर जो है वहां से गए, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे की देरी के बाद वो कांधार पहुंचे, नेगोशिएशन शुरू हुआ। यहां से अजीत डोभाल गए, वहां फिर नेगोशिएशन हुआ। लगभग 6 से 7 दिन इस पूरी प्रक्रिया में लगे, नेगोशिएशन लगातार हुआ। और इन टेररिस्टों की डिमांड क्या थी? इन टेररिस्टों की डिमांड थी आपका 200 मिलियन का फंड, यानी कि लगभग 1650 करोड़ रुपए की राशि और 36 आतंकवादियों की रिहाई। ये वही सब आतंकवादी थे जो भारत में हमला करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन तालिबान की मदद से भारत सरकार के कई अधिकारी, जिसमें अजीत डोभाल भी शामिल थे, अजीत डोभाल उन दिनों गृह मंत्रालय में काम कर रहे थे, तब आपसी सहमति जो है वो बनी। आपसी सहमति जो बनी थी, आपसी सहमति जो बनी थी दोनों ही, उसमें वो 3 टेररिस्टों की रिहाई को लेकर बनी थी, जिसमें था अहमद ओमार शेख, मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद। इन 3 आतंकवादियों को छोड़ने की जो है बात की गई थी। मसूद अजहर को आप जानते होंगे, ये मसूद अजहर जो है यही जैसे मोहम्मद का हेड है। फिर इसने जैसे मोहम्मद नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
जो टेररिस्ट काम करते थे उन टेररिस्टों ने 2001, 2016, 2019 ये बड़े हमले मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद तो कई सैकड़ों छोटे हमले जो सेना के ऊपर जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं, वो हमले इन्होंने किए और आज तक ये भारत पर हमले करते चले आ रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी का ये फेलियर था, उनको टेररिस्टों को नहीं सौंपना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास एक ही मौका था, वो था अमृतसर। ध्यान रहे कि कोई भी प्रधानमंत्री बंदूक लेकर लड़ने नहीं जाएगा, लड़ना एजेंसीज को ही, लड़ना हमारे सेना एनएसजी के जवानों को ही है। वहां जो फेलियर हुआ वो प्राइम मिनिस्टर का फेलियर नहीं था, वो कोऑर्डिनेशन का फेलियर था। सरकार सिविल स्तर पर काम कर सकती थी और सिविल स्तर पर सरकार को जो उचित लगा वो सरकार ने किया और जरूरी भी था, क्योंकि अफगानिस्तान में हमारा कोई सहयोगी नहीं था। एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ अफगानिस्तान था, दोनों के साथ ये हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। इसलिए इससे बेहतर विकल्प हमारे पास उस समय नहीं था जब अमृतसर हमारे हाथ से निकल गया। इस कहानी में जो विवाद शुरू हुआ है वो इस वेब सीरीज के नामों को लेकर हुआ है। देखिए, इस वेब सीरीज में जो नाम जो इस एक्चुअल घटना के अंदर हैं, पहले उनको आप देखिए कि पाकिस्तानी नेशन थे इब्राहिम अख्तर, ठीक है, फ्रॉम बहावलपुर, सैयद अख्तार सैयद, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और एक आपका है साकिर। ये हाईजैकर्स थे 5 आपके, और इनके जो निक नेम दिए गए थे हाईजैक करने के लिए, एक था डॉक्टर, एक था बर्गर, एक था बोला, एक था शंकर, ठीक है। तो डॉक्टर जो था वो इनका चीफ था, ठीक है। डॉक्टर मतलब डिप्टी चीफ समझ लीजिए, चीफ को चीफ ही बोलते थे लोग, और चीफ से नीचे डॉक्टर और बर्गर, भोला और शंकर, ये नाम इनको दिए गए थे कोडिंग करने के लिए, ताकि एक्चुअल नाम इनके न पता चल पाए इन लोगों को और इनको कोऑर्डिनेशन में भी रहे। चीफ का मतलब है कि चीफ को बुलाया जा रहा है, डॉक्टर का मतलब है उससे नीचे वाले को बुलाया जा रहा है। इस सारी कोऑर्डिनेशन इन लोगों ने आपस में की थी और इन लोगों ने हिंदू नाम दिए थे, जिनमें 2 नाम थे, भोला शंकर, एक डॉक्टर एक बर्गर। कुछ लोगों का यह मानना है, कई जो हाईजैक में जो फंसे हुए थे उनका यह मानना है कि बर्गर एक ऐसा टेररिस्ट था जो कि लोगों को वहां अंताक्षरी भी खिला रहा था, गाने गाकर जोक सुनाकर लोगों को जो है मनोरंजन करा रहा था। लेकिन काफी लोगों का यह मानना है कि इन लोगों ने काफी प्रताड़ित वहां लोगों को किया, मारा पीटा, खाना फेंक दिया, वॉशरूम तक उन लोगों के लिए बड़ी समस्या थी, महिलाएं थी, बच्चे थे। तो 4-5 दिन में जिंदगी और मौत की ही लड़ाई लड़ी और बहुत बदतर जिंदगी उनकी 4-5 दिन 6 दिन रही इस जहाज के अंदर। अब विवाद इस वेब सीरीज में कहां आ रहा है कि जब एक्चुअल में नाम भोला शंकर थे, सारी चीजें थी, तो इस वेब सीरीज में लोगों को आपत्ति क्या है, क्यों सोशल मीडिया पर जो है वो विवाद जो है वो खड़ा किया जा रहा है। तो देखिए, कांदार हाईजैक करके एक स्टोरी लिखी है, कायदा इस चीज को बताया है कि हाँ वास्तव में भोला और बर्गर शंकर नाम के आदमी थे, डॉक्टर चीफ भी थे, ठीक है। और इनमें से कई लोग, ये माना जाता है कि डॉक्टर और चीफ जो है ये मसूद अजहर के ही भाई थे। अब सगे थे कि नहीं थे तो पता नहीं, लेकिन हाँ इसके भाई थे जो इसको लीड भी कर रहे थे, जो नेगोशिएशन चल रहा था उसको। तो उसी के भाई थे, ये बात सभी राइटर्स ने स्वीकार की है और ये वास्तविकता है कि इन लोगों ने हिंदू नामों का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके इन्होंने अपने मिशन में कामयाबी पाई। लेकिन फिर इस नेटफ्लिक्स की मूवी पर विवाद क्या है? देखिए, नेटफ्लिक्स की मूवी में जो विवाद है इस पर खुद जो पायलट रहे थे उसके, उन्होंने कहा है कि इसमें 2 जगह फिल्म मेकर्स ने गलतियां की हैं। एक तो नाम को लेकर, दूसरा इन्होंने ये कहा है कि इस रिहाई के बाद विदेश मंत्री जो थे उन्होंने सल्यूट दिया पैसेंजर्स को, उनकी जो आपकी हिम्मत समझ लीजिए उसको। उन्होंने कहा कि उन्होंने सल्यूट नहीं दिया था, उन्होंने बस इशारा करके बताया था कि आप लोगों ने जो है बड़ी हिम्मत बनाई, इशारा किया था, सल्यूट जैसी कोई बात नहीं की थी उन्होंने, ये बात कहा। दूसरा उन्होंने नाम को लेकर कहा है। नाम को लेकर विवाद क्यों है? देखिए, नाम को लेकर विवाद इसलिए छिड़ा है कि आप समझिए कि किसी को अगर हम गाली भी दें, किसी को बदतमीज भी बोलें, तो बड़े प्यार से अगर बोल दिया जाए तो सामने वाले को भी बुरा नहीं लगता। इस फिल्म के अंदर भी यही हुआ है, इस वेब सीरीज के अंदर भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास फिल्म मेकर्स की तरफ से कहा गया है। इस पूरी फिल्म को, इस पूरी वेब सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप जब इस मूवी को देखोगे, आप इस वेब सीरीज को देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि दिस प्लेन इज हाईजैक्ड बाय द हिंदू टेररिस्ट, ठीक है। इस प्लेन को हिंदू आतंकवादियों के द्वारा
हाईजैक किया गया। पूरी पिक्चर में आपको पूरे में यही फील होगा, आपको कहीं ये एहसास नहीं कराया जाएगा कि ये इन लोगों के निक नेम है, और फिर मूवी के लास्ट में आकर थोड़ा सा उस बारे में बता दिया जाएगा कि भाई देखो ये असली नाम इनकी है। पहले आपके दिमाग को ये सेट किया गया है कि ये हिंदू टेररिस्टों ने ये सब किया है, फिर बाद में आपको बताया जाता है कि इनके एक्चुअल नाम ये थे, फिर कुछ अच्छी भी चीजें बताई। फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, लेकिन थोड़ा सा चटपटा बनाने के चक्कर में इन्होंने पूरी तरीके से उसको कुछ लोगों की पसंद के विरुद्ध बना दिया है। कुछ लोग, खासकर वो वर्ग जो इस समय सरकार में है, क्योंकि सरकार ने नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजा है, नेटफ्लिक्स को मिनिस्ट्री ने पूछा है कि ये सब आपने क्यों किया, क्या आपका इंटेंशन इसके पीछे था, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। लेकिन अब फिल्म मेकर्स का क्या इंटेंशन था, वो फिल्म को रोचक बनाने के लिए क्या देश की भावनाओं के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा सकता है? सिर्फ सच्चाई पर आधारित फिल्म है तो उसको सच्चाई क्यों नहीं दिखाया गया? फिल्म में बीच में इस चीज को क्यों नहीं बताया गया कि ये निक नेम्स हैं, इनके नाम जो है वो आपके एक्चुअल में कुछ और हैं? ऐसा फील पहले से ही क्यों क्रिएट किया गया माहौल की ये सब चीजें ऐसी की गई हैं? तो ये पूरा विवाद इस बात को लेकर था। इस बात में सच्चाई है कि हिंदू नामों का दुरुपयोग करके इन लोगों ने कामयाबी हासिल की, हाईजैकर्स ने। लेकिन ये बात जो फिल्म के अंदर जिस तरीके से दिखाई गई है उसमें थोड़ी आपत्ति लोगों को है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक आदत सी बन गई है हमारे यहाँ लोगों की, जो जब भी फिल्म बनाते हैं कुछ ऐसा डाल दीजिए कि जिससे कुछ विवाद हो जाए, मूवी चलेगी चलेगी। ये बड़े दिनों से चल रहा है, हर किसी का, पक्ष वाले भी विपक्ष वाले भी, ठीक है, सरकारी समर्थक भी और सरकार विरोधी भी, दोनों तरीके के गुट कुछ ना कुछ नमक मिर्च डाल के करने का प्रयास कर रहे हैं। बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड चल रहा है काफी दिनों से, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। फिल्म की एक्टिंग कैसी हुई क्या हुई उससे हमें तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए इसके तथ्यों को थोड़ा सा देखा था कि आखिर सब कुछ सच्चा है, अच्छा है, तो फिर ये लड़ाई किस बात को लेकर? ये लड़ाई इसी बात को लेकर है कि जिस इंटेंशन के साथ दिखाया गया है, जो माइंड फ्रेम लोगों का इस वेब सीरीज में बनाने का प्रयास किया गया है, वो यही है कि दिस प्लेन इज हाईजैक बाय द हिंदू टेररिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए इन लोगों को। अगर कुछ गलती है तो उसको स्वीकार करके उसमें कुछ सुधार हो, पॉसिबल हो, तो उनको करना चाहिए। इस तरीके की कंट्रोवर्सी ना हो। ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो शायद ये जो वेब सीरीज है वो और अच्छी होती, अच्छा इम्पैक्ट डालती, लोगों को अपने अतीत के बारे में कुछ बताती, हमारे कुछ जो गलतियां हैं उससे बताती। इस हाईजैक से हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हाईजैक पहली बार हमारे इंडिया के अंदर हुआ था। इस तरीके का कोई हाईजैक इंडिया में नहीं हुआ था जब तक। हमारी एनएसजी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कोऑर्डिनेशन की कमी हमारी मिनिस्ट्रीज के बीच में रही है, उसमें बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट किया है। हमने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत मजबूत किया है तब से, और भी धीरे धीरे कर रहे हैं। लेकिन कोई घटना हो जाती है तो उसको इस तरीके से फिल्माया जाना कि उससे लोगों के इंटेंशन पर प्रभाव पड़े, ये कहीं ना कहीं गलत चीज है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, फिल्म मेकर्स को भी, और जो लोग इसमें पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं उन लोगों को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। देखेंगे आने वाले समय में मिनिस्ट्री क्या कुछ एक्शन इस पर लेगी, क्या नहीं लेगी, आने वाला समय बताएगा। तो अगर कोई अपडेट होगा तो कोई नई वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।